आज आपका है 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुगल भारत में जंगलवासियों का जीवन जीने का कैसा स्वरूप था। सबसे पहला पॉइंट है जंगल कहने का मतलब क्या था। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो लोग जंगल में रहते थे उन्हें जंगली कहा जाता था। ये याद रखिएगा, ठीक है। जो इसे अभी भी जंगल में रहते हैं कोई, लेकिन उनको क्या है जंगली नहीं कर सकते। लेकिन जो क्या है 16वीं 17वीं शताब्दी में रहते हैं उनको जंगली कहा जाता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो असभ्य या गंदे लोग थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको जंगली नाम दे दिया गया तो वो असभ्य है या गंदे लोग हैं, ठीक है। उन्हें जंगली इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका जीवन जंगल के संसाधनों पर निर्भर था। मतलब खाना भी जंगल से, पीना भी जंगल से। एग्जाम्पल्स क्या है कि शिकार करना था या जंगल की चीज़ें जैसे शहद, लकड़ी, लाख ये सब इकट्ठा करना, जगह जगह घूमकर खेती करना। ये सारा है कि जंगली कहने का मतलब क्या है। तो मतलब वही है कि जंगल में रह के अपना जीवन यापन करते थे 16वीं और 17वीं शताब्दी में, इसीलिए उन्हें जंगली कहा जाता था। अगर एग्जाम्पल्स तो जंगल में क्या करते थे, शिकार करते थे, शहद, लकड़ी ये सब अपना शहद खाते थे, लकड़ी जमा करते थे, अपना घर बनाते थे लकड़ी से ही, और जगह जगह घूमकर खेती करते थे। ये था। उसके बाद क्या है, ये जंगल का मतलब है कि जंगली कहने का क्या मतलब है, ठीक। दूसरा पॉइंट बनता है आपका कि जंगलवासियों और राज्य का संबंध। तो कभी कभी राज्य सरकार की जरूरतों के लिए जंगल में दखल दिया जाता था। मतलब जो सरकार होता है कभी कभी उनको कुछ घट जाता था तो जो जंगल में रहते थे लोग उनके बीच में दखल दिया जाता था। जैसे सेना के लिए हाथी चाहिए होते थे तो ये हाथी जंगलवासियों से लिए जाते थे, और कभी तोपे के रूप, मतलब जो जंगल में रहते थे उनसे क्या है कभी कभी हाथी लेते थे लड़ने के लिए, ठीक है। जंगल के उत्पाद की मांग, जंगल में उत्पाद जो होता था तो उसकी मांग था। तो शहद, लाख में लाख से चमकीले रंग या चूड़ी बनाई जाती थी। मधुमेह, शक्कर की तरह इस्तेमाल होने वाली चीज, उसी को मधुमेह बोलते हैं, ठीक है। जैसे जंगल के उत्पाद बहुत कीमती थे, ठीक है। शहद बहुत कीमती था जंगल का। जो लाख बनता है, लाख कभी भी कीमती है। लाख से क्या है चमकीले रंग या ये दिखा हुआ, लाख से क्या है चमकीले रंग या चूड़ी बनाई जाती थी, ठीक है। लाख पेड़ से निकलता है, पेड़ के छाल से, उसी को बोलते हैं, ठीक है। हाँ वही। उसके बाद मधुमेह है तो शक्कर की तरह इस्तेमाल होने वाली चीज। जैसे जंगल के उत्पाद बहुत कीमती थे। लाख तो 17वीं शताब्दी में विदेश में भेजे जाने वाली एक मुख्य वस्तु थी, बहुत ही महंगा वस्तु था लाख। अभी बोले उसका डाउनफॉल है, लेकिन उस टाइम का लाख बहुत इम्पोर्टेंट था। तो विदेश में भेजे जाने वाली एक मुख्य वस्तु थी। तो जंगल का अगर उत्पाद है तो जंगल के उत्पादों की मांग, तो यही सब आपका उत्पाद की मांग है, शहद, लाख और मधुमेह। उसके बाद जंगलवासियों के जीवन में बदलाव। तो समय के साथ कुछ कबीले के नेता, मतलब जो जंगल में रहते थे उसका एक कबीला बनाता था और उसमें एक को राजा बनाया जाता था कि इस कबीला को आप संभालिए, ठीक है। तो समय के साथ कुछ कबीले के नेता जमींदार बन गए, यानी अब वह जमीन के मालिक बन गए। जो कबीला के नेता थे वो क्या है जमींदार बन गए कि वो जमीन मेरा है, जमीन के मालिक बन गए। कुछ लोग सूफी संत के संपर्क में आकर इस्लाम धर्म अपनाने लगे। ये पढ़े थे पहले, सूफी संत 5वें या छठा चैप्टर में शायद था ना, छठा था सूफी संत। तो कुछ लोग क्या है सूफी संत के संपर्क में आकर इस्लाम धर्म अपनाने लगे, ठीक। तो यही आपका ये जंगलवासियों वाला है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुगल भारत में जंगलवासियों का जीवन कैसा था। तो पहले क्या है जंगली कहने का मतलब क्या था, क्यों उन लोगों को जंगली कहा जाता था। तो वो लोग जंगल में रहते थे, जंगली इसलिए कहते थे क्योंकि जंगल पे उनका पूरा जीवन निर्भर था। शिकार करना, खाना पीना, रहना पूरा जंगल पे ही था। और उसके बाद जंगलवासी और राज्य का संबंध कैसा था। तो कभी कभी सरकार को जरूरत पड़ता था इसीलिए जंगल में दखल देते थे। तो दखल क्यों देते थे, तो सेना के लिए हाथी चाहिए होते थे, इसीलिए। जंगल में कौन सा उत्पाद की मांग थी, तो शहद का, लाख का और मधुमेह का, ये सब उत्पाद की मांग थी जंगल में। और जंगलवासियों के जीवन में कैसे बदलाव आया, तो समय के साथ जो कबीला के नेता थे वो जमींदार बन गए, अब वो खुद के जमीन के मालिक बने। और जो कुछ सूफी संत के संपर्क में आकर वो अपना इस्लाम धर्म अपना लिया। ये था
16वीं-17वीं शताब्दी में जंगल वासियों का जीवन। ठीक है, इसको हम, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछता है टोडरमल। टोडरमल कौन था? तो राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। इसको नोट कर लीजिए। टोडरमल कौन था? तो अकबर के दरबार के एक महत्वपूर्ण मंत्री थे टोडरमल। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बाकी सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको तो लिखना ही पूरा। टोडरमल सम्राट अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। ये थे टोडरमल। ना पूरा नहीं, खाली ऊपर वाला पॉइंट लिखे ना, पूरा कर लीजिए, पूरा हम भेज देंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए हम नोट देके लिखवा देते हैं। हो गया। तो टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। वो अकबर के राजस्व मंत्री, कृषि और भू राजस्व के प्रमुख थे। मतलब उनका क्या काम था? कृषि को देखना और भू राजस्व को देखना, वो उनका काम था टोडरमल का। टोडरमल ने कृषि व्यवस्था और कर प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार किए कि कृषि का कैसे व्यवस्था होगा और कर प्रणाली कैसा होगा, उसमें बहुत सुधार किए। उन्होंने जमीन की माप, उपज और गुणवत्ता के आधार पर लगान किया। ठीक है, जमीन का माप किए, कैसे उपज होगा जमीन में वो किए। भू राजस्व तय करने की नवीन प्रणाली बनाई कि कैसे भू राजस्व को 2 भागों में बांटा गया था, वो यही बनाए थे। ठीक है, कि भू राजस्व तय करने की नवीन प्रणाली बनाई। उदाहरण क्या है? अच्छी उपज वाली जमीन पर ज्यादा कर, कि जहाँ पे अच्छा उपज होगा उससे क्या है, ज्यादा लगान लेता था। ठीक है, तो ये सब उन्हीं का कहना था। टोडरमल क्या थे? कृषि देखते थे और भू राजस्व के प्रमुख मंत्री थे। ये नोट करके याद रखेगा। और क्या है? जमीन की माप, उपज और गुणवत्ता के आधार पर लगान, कि कौन सा जमीन पे कितना उपज हुआ है उसी के आधार पर लगान लिया जाता था। और क्या है? जो अच्छा उपज वाली जमीन होता था, अगर उस पर ज़्यादा अच्छा जमीन मतलब उपज हो गया तो क्या है, ज़्यादा लगान लिया जाता था उससे। ठीक है, और टोडरमल के बारे में याद रखिएगा, ये भी शायद आपका पूछता है। 2-3 पॉइंट और इनका, कि जहाँ अच्छी फसल होता तो वहाँ पे ज़्यादा कर लिया जाता था, और जहाँ पे खराब या कम उपज वाली जमीन पर कम कर लिया जाता था। ठीक है, उनकी यह प्रणाली टोडरमल बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये लिख लीजिए। तो यह जो प्रणाली बनाए थे, ये टोडरमल बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, जो मुगल काल के सबसे संगठित राजस्व प्रणाली मानी जाती है। खाली यही लिखिए कि जो यह प्रणाली बनाए थे टोडरमल, वह टोडरमल बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूछता है ऐसे करके कि टोडरमल जो प्रणाली बनाए थे कृषि के लिए, वो किस नाम से जाना जाता है? टोडरमल बंदोबस्त के नाम से यह प्रणाली जाना जाता है। अब आपका है कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका, कैसे महिलाएं खेतों में काम करते थे। मुगल काल का बात हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला, मुगल काल में महिलाएं भी पुरुष के साथ मिलकर खेतों में काम करती थी। पुरुष हल चलाते थे और खेत जोतते थे, और महिलाएं क्या करती थी? बुआई, निराई, कटाई और पकी फसल से दाना निकालने का काम करते थे। ठीक है, पुरुष का क्या काम था? हल चलाते थे, खेत जोतते थे, वो पुरुष करते थे। महिलाएं क्या करती थी? बुआई करती थी, निराई करती थी, कटाई और पकी फसल से दाना निकालने का काम करती थी। कौन? महिला। याद रखिएगा महिला के बारे में, कि खेत में वो क्या काम करते थे, क्या करती थी? बुनाई, कटाई, ये काम, वही सब खेत वाला है। हाँ, निकालना शायद। महिला का वही काम है, बुआई, निराई, कटाई और पकी फसल से दाना निकालना। ठीक है, उसके बाद घर और खेत का फर्क मिट गया था। कैसे? तो जब खेती छोटे छोटे परिवार या गांव के स्तर पर होने लगी, तो घर और खेत का काम अलग अलग नहीं रहा। ठीक है, कि जब खेती छोटे छोटे परिवार के या गांव के लोग भी करने लगे, तो घर और खेत का काम अलग अलग नहीं रहा। कैसे? आशा महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, वह खेती में भी बराबरी से जुड़ी।
पहले क्या था, महिला घर का सिर्फ काम करती थी, लेकिन जब खेती का आया कि तो क्या है, महिलाएं अब खेत में भी काम करने लगी। तो वही ये पॉइंट कि घर और जो खेत का फर्क मिट गया था। ये नहीं कि हम घर में काम करें तो हम खेत में काम नहीं करें, ठीक है। तो महिलाएं क्या है, पहले घर में काम करते थे, लेकिन जैसे खेती पहुंचा उनके घर या परिवार में, तो क्या है, महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, वो खेतों में ही बराबर जुड़ गई और खेतों में भी काम करने लगी, ठीक है। सामाजिक भेदभाव और मान्यताएं, उस समय कुछ धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं महिलाओं के काम में रुकावट बनती थी। वही कि तुम महिला हो तो तुम कैसे खेत में काम करोगी, ये सारा। तो वही कुछ धर्म के लोग, कुछ समाज के लोग वही महिलाओं के काम में रुकावट करता था कि तुम महिला हो तो तुम कैसे खेत में काम करेगी, वो, ठीक है। पश्चिम भारत में मासिक धर्म के दौरान महिलाएं हल या चाकू नहीं छू सकती थी। पश्चिमी भारत में क्या है, ये मासिक एक धर्म है, ठीक है। तो मासिक धर्म के दौरान महिलाएं क्या है, हल या चाकू नहीं छू सकती थी, ठीक है। मतलब ये धर्म में लिखा हुआ था कि महिलाएं हल नहीं चलाएंगे और चाकू नहीं चला सकती। आजकल तो बहुत कुछ चला देती है, तो आज का ज़माना बहुत अलग है। आज तो क्या क्या आ जाता है, पहाड़ से धक्का दे देती है, मर जाता है। आज का टक्कर नहीं ले सकते महिला से, आज कुछ भी कर सकती, तो तलवार चला देगी, चाकू तो दूर का बात। किसके लिए चलाती है शरीर को? तो वही जानेगा ना किसके लिए चलाते हैं। जितना अभी तक किया उससे पूछिए जाके, जेल में बंद है वो। तो पीछे रीजन होगा। रीजन तो बहुत अच्छा रीजन था। क्या रीजन होगा बताइए तो। अच्छा, महिलाओं की क्या भागीदारी थी? तो सबसे ज़रूरत पड़ने पर महिलाएं काम देने वालों के घरों पर भी काम, मतलब जो दूसरे घर के लोग थे वो काम देते अगर महिलाओं को, तो वो उनके घर पे भी काम करते थे। क्या काम, जैसे झाड़ू पोछा होता है ना, तो वो अगर कोई देता था दूसरा घर वाला, तो उनके घर पे भी जाके काम करती थी महिलाएं। वो बाजार में भी जाती थी कुछ सब्जी लाने, कुछ आलू ये सब लाने, तो वो बाजार में भी जा सकती थी, ऐसा छूट था, ठीक है। तो मुगल काल में अगर महिला के बारे में पूछा जाएगा तो आपका पॉइंट में है कि खेतों में कैसे काम करते थे। तो खेत में बुआई करते थे, निराई कटाई और पकी फसल से दाना निकालने का काम करते थे। घर और खेत का फर्क मिट गया था कि सिर्फ घर में ही काम नहीं कर सकते महिला, अब वो क्या है, खेत में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, कुछ समाज का भेदभाव भी आता है, अभी भी आता है कि क्या था कि धार्मिक और सामाजिक महिलाओं के काम में रुकावट बनती थी। कि पश्चिम भारत में क्या था, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं के हल या चाकू नहीं छू सकती थी, ठीक है। बंगाल में मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं जा सकती थी, ये भी एक था। और अन्य कामों में जरूरत पड़ने पर दूसरे घर में भी जाके काम कर सकती थी, और बाजार में भी अपना जाके अपना कुछ सामान लाना तो वो भी कर सकती, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो मुगल काल में महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं थी, ठीक है। मुगल काल में क्या है, महिलाएं घर तक सीमित नहीं थी, वह खेती और दस्तकारी जैसे सभी क्षेत्रों में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, ठीक है। ये पॉइंट निष्कर्ष एक आप एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है, बाकी बात मुगल भारत में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो जमींदार क्या है, भूमि के मालिक होते थे, लेकिन खुद खेती नहीं करते थे। कौन खेती करता था, किसान। वो क्या है, वो किसान से लगान, वो राजस्व वसूलते थे और राज्य को देते थे, ठीक है। किसान के द्वारा खेती करवाया जाता था और जो लगान होता था अपना ले लेते थे और राज्य को अपना कर देते थे। इसके बदले में उन्हें आर्थिक मुआवजा या लाभ मिलता था किसान को, ठीक है। जो किसान खेती करते थे उनको आर्थिक मुआवजा नहीं तो लाभ मिलता था। जमींदारों की समाज में उच्च जाति और प्रभावशाली स्थिति होती थी। जिसके पास जमीन है, जिसके पास पैसा है, वो समाज में उसका स्थान ऊंचा है, ठीक है। और गांव में पंचायत हो जाता तो उसी को बुलाया जाता था, गरीब को तो बुला नहीं सकता था। तो वो है कि जिसके पास जमीन रहेगा या पैसा रहेगा उसी को समाज में ऊंचा जाति का दर्जा मिल सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उनके पास क्या है, व्यक्तिगत जमीन होती थी जिस पर दिहाड़ी मजदूर काम करते थे, ठीक है। अपना जमीन होता था जिसपे क्या है, दिहाड़ी मजदूर अपना 300-400 रुपया एक दिन का काम करते थे। वह अपनी जमीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या किसी और को दे सकते थे। लेकिन जमींदार के पास अपनी सेना, किले और हथियार भी होते थे। जो जमींदार होता था उसके पास क्या, अपना सेना होता था, किला होता था और हथियार भी रखते थे। पहले मुगल काल का बात हो रहा है, अभी में नहीं, ऐसा थोड़ी अभी की जमीन है वो नहीं रखते हैं। मुगल शासन में जब था, जो जमींदार थे उनके पास जमीन तो होता था, जमीन के लिए क्या सेना रखते थे, किला रखते थे, हथियार भी रखते थे। तो किला क्यों रखते थे,
तो जमीन से जो अनाज होता था कहाँ रखा जाता था? किला में, ठीक है। तो इसीलिए किला, हथियार भी रखते थे कि अगर बाई चांस कोई लूटने आया या कुछ करने आया तो अपना सेना हथियार लेके मारेगा उसको, ठीक है। तो मुगल काल में भारत में जमींदारों की भूमिका ऐसे थी कि जमींदार खुद के मालिक होते थे जमीन के, बट वह खुद खेती नहीं करते थे, वह किसानों से खेती करवाते थे, उसके बदले में उनको आर्थिक मुआवजा या लाभ मिलता था। जमींदारों को क्या है, समाज में ऊंचा जाति का दर्जा मिलता था। उनके पास क्या व्यक्तिगत जमीन होती थी जिस पर क्या है दिहाड़ी मजदूर काम करते थे, ठीक है। दिहाड़ी मजदूर मतलब समझते हैं, समझते हैं ना, एक दिन जो अपना 300-400 रुपये लेके पूरा दिन काम करता है वो दिहाड़ी मजदूर। वो अपनी ज़मीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या किसी और को दे सकते थे, जमींदार, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का ज़मीन और उनके पास क्या सेना, किला और हथियार भी होते थे। कुछ जमींदार राज्य को सैनिक सहायता भी देते थे। देखिए, कुछ जमींदार क्या है राज्य को सैनिक सहायता भी देते थे। वो किसान को बीज, औजार और धन देकर नई जमीनों को बसाने में मदद करते थे। जो किसान लोग होते थे उनको क्या है बीज, औजार और धन देकर नई जमीन को बसाने में मदद करते थे, ठीक है। जमींदारों ने कृषि विस्तार और गांव के विकास में योगदान दिया, कि कृषि के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और गांव के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान किया जमींदारों ने, ठीक है। कि जहाँ पे अपना कृषि होगा या खेती होगा तो गांव का विकास होगा ही होगा, ठीक है। वह गांव के सामाजिक ढांचे के सबसे ऊपर होते थे, जैसे एक पिरामिड का शीर्ष, ठीक है। गांव का समाज का एक ढांचा बनता था, सबसे ऊपर में जमींदार का ही नाम आता था, ठीक है, क्योंकि गांव का जमींदार ही सबसे ऊपर गांव को विकास कर रहा है। इसीलिए जमींदारों की शक्ति ने उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है प्रभावशाली बना दिया, ठीक है। जमींदारों की शक्ति ने, उनके पास जमीन था, पैसा था, तो क्या है राजनीति में, समाज में और आर्थिक रूप से उनको क्या है प्रभावशाली और मजबूत बना दिया गया जमींदार, ठीक है। ऐसे भी जिनके पास पैसा रहता है तो उनको राजनीतिक बल रहता है, राजनीति का बल, समाज का बल, कि एक दूसरे लोग सपोर्ट भी करते हैं जिनके पास पैसा रहता है। जिनके पास नहीं रहता उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मुगल काल में जमींदारों की भूमिका ऐसे ही थी, ठीक है। क्लियर, समझ आया जमींदार की भूमिका? जमीन के मालिक दूसरे से खेती करवाते थे, दूसरे से मजदूरी करवाते थे, उनके बदले क्या उनको मुआवजा मिलता था, लाभ मिलता था। वो जमीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, किसी को दे भी सकते थे। जमींदार के पास अपनी सेना, किला और हथियार भी होते थे। कोई जमींदार क्या राज को सैनिक सहायता भी देते थे। किसान को बीज, औजार ये सब देकर नई जमीन को बसाने में मदद करते थे, ठीक है। गांव का विकास करते थे, जिससे क्या जमींदार की शक्ति ने उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली बना दिया था। समझ गए? हो गया? आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में आपका दूसरा टॉपिक है आईने अकबरी। दे दिया, ठीक है। ये क्या है? किताब, आईने अकबरी किताब। देखिए, तो आईने अकबरी मुगल बादशाह अकबर के शासन काल की एक महत्वपूर्ण किताब है और इसी किताब में जितना ये सब अभी हम पढ़े हैं इसी किताब में लिखा गया। कौन लिखा था? तो अबुल फजल। नोट कर लीजिए इसको कि आईने अकबरी को कौन लिखा था? तो इसे अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी को कौन लिखा था? अबुल फजल ने। चलिए लिख लिए अपना। आईने अकबरी क्या है? एक किताब है जिसको लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा अकबर के आदेश पर, मतलब अकबर आदेश दिए थे, इसीलिए अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखे थे, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक दस्तावेज है जो पूरे साम्राज्य की जानकारी देता है, ठीक है। ये किताब कैसा है? एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक दस्तावेज है जो पूरे साम्राज्य की जानकारी देता है। इसे अकबर के शासन के 42वें साल में 5 बार संशोधन के बाद पूरा किया गया, ठीक है। ये भी नोट करिए, क्या है? इसे कब लिखा गया था? 1598 ईस्वी में इस किताब को लिखा गया था। 5 बार इसका संशोधन किया तब जाके लिखा गया, मतलब 5 बार फैसला क्या है कि किताब को प्रकाशित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब जाके वो किताब को प्रकाशित किया, ठीक है। तब 1598 ईस्वी में ये किताब को सामने लाया गया, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में हाँ, आईने अकबरी 1598 ईस्वी में ये पूरा किया गया था किताब, ठीक है। इसमें अकबर के शासन के नियम, कानून और व्यवस्था का विस्तार से वर्णन है। बोले ना, इसमें इस किताब में क्या है? पूरा मुगल काल के बारे में
इसी किताब में वर्णन किया हुआ है, कैसे थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, वो सारे। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब देखिए इस किताब में किन विषय की जानकारी है, आईने अकबरी में किन विषय की जानकारी है। सबसे पहला साहित्य दरबार के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, प्रशासन कैसा था, उसका व्यवस्था कैसा, सेना की संरचना, सेना कैसा था, राजस्व कैसे लगान लिया जाता था, लगान के स्रोत, प्रांतों का भूगोल कि कैसा प्रांत था इस राज्य, ठीक है, कि राज्य का भौगोलिक स्थिति क्या था। वही साहित्य और संस्कृति कैसी थी उस टाइम मुगल में, और धार्मिक कैसा धर्म था, और समाज का क्या रिवाज था। इस किताब में इतना चीज़ है कि आईने अकबरी में किन विषय की जानकारी है, शाही दरबार, प्रशासनिक व्यवस्था, सेना की संरचना, लगान के स्रोत, प्रांतों का भूगोल, और साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, और कैसा धर्म था और समाज का क्या रिवाज था उस टाइम, वो आपका इस किताब में विषय में, इस किताब के विषय में दिया हुआ। ठीक है, समझिए। चलिए देखिए अब एक एक भाग को देखिए कि मंजिल आबादी में क्या था। तो सबसे पहला मंजिल आबादी में क्या था, शाही परिवार और उनके रख रखाव की जानकारी। ठीक है, कि कैसे राजाओं के परिवार रहते थे, कैसे रख रखाव करते थे। ठीक है, मंजिल आबादी में वही है। और सिपाही आबादी में आपको नाम से मालूम है सिपाही, तो उसमें क्या है, सैनिक, नागरिक प्रशासन, मसबदारों, विद्वानों, कवियों और कलाकारों का विवरण था सिपाही आबादी में। मुल्क में क्या था, तो केंद्र और प्रांतों की व्यवस्था और राजस्व प्रणाली की जानकारी मुल्क में। नाम से आपको मुल्क में क्या होता है, देश होता है, तो वही कि केंद्र और प्रांतों की व्यवस्था कैसी थी वो मुल्क आबादी में। सैनिक व्यवस्था में क्या था, तो सैनिक, नागरिक, मंसबदरों, विद्वानों, कवि और कलाकारों, ये सारा। चौथा भाग में क्या था, तो भारत के लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक रिवाजों का वर्णन, ये चौथा भाग में था। ठीक है, पांचवा भाग में क्या था, भारत की साहित्यिक परंपरा का उल्लेख और अकबर के शुभ वचन का संग्रह, कि भारत की क्या साहित्यिक परंपरा है और अकबर के क्या क्या वचन थे जो सही थे। ठीक है, इस पांच में बांटा गया था आईने अकबरी को, आप लोग को याद रखना। ठीक है, पहला भाग क्या था, रिपीट करिए। मंजिल में क्या था आपका, शाही परिवार और उनके रख रखाव, मतलब राजा के परिवार उनके रख रखाव की जानकारी। सिपाही आबादी में क्या था, सैनिक, नागरिक, कसमंदरों, विद्वानों, कवियों और कलाकार का विवरण। मुल्क में क्या था, केंद्र और प्रांतों की व्यवस्था, कैसे राज्य की व्यवस्था करते हैं, राजस्व प्रणाली की जानकारी। चौथा में क्या था, धार्मिक और संस्कृति रिवाजों का वर्णन था चौथा भाग में। पांचवा में था साहित्यिक परंपरा का उल्लेख और अकबर के क्या क्या शुभ वचन थे उसका संग्रह किया हुआ पांचवा भाग। ठीक है, निष्कर्ष लास्ट यही, आईने अकबरी का क्या निष्कर्ष है कि क्यों वो बुक लिखा गया था। तो आईने अकबरी अकबर के समय की राजनीति, प्रशासन, समाज, धर्म और संस्कृति को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बोले ना, पूरा मुगल के बारे में इसी किताब में लिखा गया है। ठीक है, तो वही आईने अकबरी के, आईने अकबरी अकबर के समय की राजनीति, उसके उस समय का कैसा राजनीति था, प्रशासन कैसा था, समाज, धर्म और संस्कृति कैसा था, वो सब हमको जानने के लिए आईने अकबरी बुक लिखा गया। यही निष्कर्ष निकलता है, यह न सिर्फ एक किताब है बल्कि उस दौर का एक आईना है, चित्र। ठीक है, कि इस किताब के जरिए हम उस दौर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आईने अकबरी का आपका यही निष्कर्ष निकलता है। आइए खत्म।